नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विंड टॉपिक का सेकंड पार्ट यानी कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल वायुमंडलीय परिसंचरण कोश के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने विंड यानी पवन के बारे में बात किया था और हमने समझा था कि हमारी पृथ्वी पर कहाँ पर कौन सी पवन पाई जाती है। हमने विंड्स के टाइप्स के बारे में बात किया था, उसमें हमने ग्लोबल विंड यानी कि सन्मार्गीय पवन के बारे में समझा था। व्यापारिक पछुआ पूर्व पवनों की दिशा और कहाँ पर चलती है इनके बारे में समझा था। यही व्यापारिक पछुआ पूर्व पवनें ही एक कोश यानी कि शेल का निर्माण करती हैं। एक शेल में 4 पवनें पाई जाती हैं और एक जो शेल होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो उसकी उत्पत्ति लो प्रेशर यानी कि निम्न वैदव क्षेत्र में होती है। तो हम समझते हैं एक कोश कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम जब एक कोश के बारे में समझते हैं। जब पवन गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है तो वहाँ पर एक प्रेशर बनता है। जैसे कि यहाँ पर एक पवन गर्म हुई तो यहाँ पर एक प्रेशर बनाएगी। इस एज क्षेत्र में एक प्रेशर बनेगा। ये आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्रेशर बनेगा। यहाँ पवन गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगी, इसके बाद ये पवन सतह से ऊपर की ओर चलेगी। ये सतह से ऊपर की ओर क्यों चलेगी? क्योंकि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है उसकी घूर्णन गति के कारण यानी कि रोटेशन के कारण एक झटका उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कोरियोलिस बल कहते हैं। उसके कारण ये पवन ऊपरी सतह से आगे की ओर चलेगी। पवन जब ऊपर से ऊपर चलेगी तो उसमें आर्द्रता यानी कि नमी आ जाएगी, यानी इसमें पानी की मात्रा आ जाएगी, जिसके कारण वो भारी होकर के वो नीचे की ओर बैठने लगेगी। ये पवन ऊपर की ओर चल रही है जिसके कारण ये ऊपर से ऊपर चलेगी, उसमें आर्द्रता आ जाएगी। आर्द्रता आने के कारण ये पवन भारी हो जाएगी, भारी होने के कारण ये पवन नीचे आएगी और यहाँ पर एक प्रेशर बनाएगी। जिसका आपको ये भी बी पॉइंट जहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा प्रेशर बनेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्रेशर बनेगा। ये पवन भारी होकर कैसे नीचे आती है, जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक कागज लीजिए, कागज की बॉल बनाइए, उसको फेंकिए तो वो हल्की होने के कारण ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। अगर उस कागज की बॉल को हम लोग गीला कर लेंगे, गीला होने के कारण वो भारी हो जाएगी, जिस कारण वो काफ़ी दूर तक भारी होने के कारण वो दूर तक चली जाएगी। इसी कारण जो पवन होती है उसमें आर्द्रता आने के कारण वो भारी हो जाती है और फिर नीचे आ जाती है और यहाँ पर बी पॉइंट पर एक प्रेशर बनाएगी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा प्रेशर। ये पवन यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर कोई पवन नहीं, क्योंकि यहाँ से पवन ऊपर की ओर उठ गई गर्म होने के कारण। तो यहाँ पर जब पवन नीचे आ रही तो यहाँ पर ये पवन आगे की ओर बढ़ जाएगा और इसी पवन को हम लोग धरातली पवन के नाम से भी जानते हैं। जो व्यापारिक पछुआ पूर्व पवनें चलती हैं इसको हम लोग धरातली पवन के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 पवनें मिल करके एक कोश का निर्माण करती हैं। अब इन 4 पवनों के भी अपने अपने नाम हैं। जैसे कि धरातल पर चलेगी तो इसको धरातली पवन के नाम से जानेंगे। ये पवन उठ रही है, यानी गर्म होने का नहीं ऊपर की ओर उठ रही है तो इसको उठती पवन के नाम से जानेंगे। ये ऊपर पर चल रही है तो इसको ऊपरी पवन, और ये बैठ रही है इसको हम लोग बैठती पवन के नाम से जानेंगे। तो एक कोश में कौन कौन सी पवनें शामिल होती हैं? तो एक धरातली पवन होती है, उठती पवन, ऊपरी पवन और बैठती पवन। ये 4 पवनें होती हैं, एक कोश का निर्माण करती हैं। अब ये कोश हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये यहाँ पर पवनों की पेटी होती है, यानी व्यापारिक पवनों की पेटी में, पछुआ पवनों की पेटी में और पूर्व पवनों की पेटी में, यानी ध्रुव पूर्व पवनों की पेटी में पाए जाते हैं। तो इन कोशों के अपने नाम हैं और ये हमारी पृथ्वी में 3 कोश पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिखा है 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि जो हमारी पृथ्वी बराबर 2 भागों में बटी हुई है। तो इसके कारण जो सेल ऊपर बनते हैं, कोश ऊपर बनते हैं, वही सेल यानी कि कोश नीचे भी बनते हैं। बस उनकी वो कैसे बनते हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि ऊपर का वो डायरेक्शन अलग हो जाएगा, नीचे का डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध के पवन शेल्स के बारे में बात कर लेंगे, तो अपने दक्षिण गोलार्ध के जो कोश होंगे वो अपने आप समझ में आएंगे वो कैसे बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक पवनों की जो कोश पेटी में जो कोश बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोश 3 टाइप के होते हैं। हेडली कोश होता है, फेरल कोश होता है और ध्रुवीय कोश होता है। इसको पोलर कोश के नाम से भी जाना जाता है। तो हेडली कोश कहाँ पर बनता है? व्यापारिक पवनों की पेटी पर बनता है। फेरल कोश कहाँ पर बनता है? तो पछुआ पवनों की पेटी पर बनता है। और ध्रुवीय कोश यानी कि पोलर सेल कहाँ पर बनते हैं? वो हम लोग की पूर्व पवनों की पेटी पर बनते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, इसमें हमने विंड्स के बारे में बात किया, तो उसमें हमने बात किया था कि व्यापारिक पछुआ पवन और पूरा पवनें कहाँ पर चलती है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो वीडियो देख ली तो आपको ये कोश समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि कोश बनते कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडली कोश। हेडली कोश कहाँ पर बनते हैं? तो हेडली कोश व्यापारिक पवनों की पेटी पर बनते हैं। तो ये व्यापारिक पवनें उपध्रुवीय निम्न उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की ओर चलती है व्यापारिक पवनें। तो यहीं से यहाँ पर लो प्रेशर पर इन कोशों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से पवन गर्म होने के कारण ऊपर उठेगी। पवन ऊपर उठने के कारण फिर ये ऊपर की ओर चलेगी, सतह से ऊपर की ओर चलेगी। क्यों चलेगी? हमने बात किया था कि जो पृथ्वी है वो घूर्णन यानी कि रोटेशन कर रही, उसकी घूर्णन गति के कारण वो पवनें ऊपर की ओर चलेंगी। और जब ऊपर चलेंगे तो उसमें आर्द्रता आ जाएगी। आर्द्रता आने के कारण पवनें गर्म होकर के नीचे बैठने लगेंगे। तो ये पवनें जहाँ पर नीचे बैठेंगी वहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण करेंगी। तो ये हाई प्रेशर निर्माण करेंगे। पवनें चलती क्या है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ चलती हैं। तो ये पवनें
हाई प्रेशर स्लो प्रेशर तरह नीचे आ जाएंगी, लेकिन ये सीधे नीचे नीचे ना आकर के हल्का सा टर्न हो जाएंगी। फेरल का नियम को यहाँ पर देखते हुए ये हल्का सा राइट टर्न हो जाएंगी। तो यहाँ पर इन 4 पवनों मिलाकर के एक कोश यानी एक कोश का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ से पवन ऊपर उठ रही है, फिर ऊपर चल रही, फिर बैठ रही, और फिर यहाँ से धरातल पवन चल रही है। और ये धरातली पवनों को हम लोग महसूस करते हैं, ना हम लोग उठती पवन को महसूस कर पाते हैं, ना ऊपर जो चल रही है जो बैठ रही है उस पवनों को महसूस नहीं करते। जो धरातल पर चल रही है वो हम लोग से टच होकर के निकलती है, इसलिए हम लोग इन पवनों को महसूस करते हैं, उनको धरातली पवन के नाम से। तो ये जो 1 नंबर पर है इसको हम लोग हेडली कोश कहते हैं। तो इसको समझ में आ गया, ये कैसे बनता है, लो प्रेशर से बनेगा, यानी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होगी, तो भूमध्य रेखा निम्न वैदव क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हो रही हेडली कोश की। यही दक्षिण गोलार्ध में भी बनेगा, तो यहाँ से भूमध्य रेखा निम्न वैदव से इसकी उत्पत्ति होगी, तो यहाँ से पवन ऊपर की ओर उठेगी, नीचे आएगी, नीचे आने का कारण आर्द्रता आएगा, आर्द्रता आने के कारण ये पवन नीचे बैठेगी, जहाँ पर नीचे बैठी वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर स्लो प्रेशर तरफ पवनें चलती हैं। तो ये जो दक्षिण गोलार्ध की पवन होगी वो ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन ये ऊपर ना जाकर के फेरल के नियम से ही अपने दक्षिण गोलार्ध की जो पवन होगी वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगी। ये अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगी, तो सीधे ना जाकर के हल्का सा लेफ्ट टर्न हो जाएंगी ये पवनें। तो ये था हेडली कोश के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको हेडली कोश समझ में आया होगा कि ये कहाँ कैसे बनता है और कहाँ पर पाया जाता है। तो व्यापारिक पवनों की पेटी पर पाया जाता है। अब बात करते हैं फेरल कोश की। ये फेरल कोश कहाँ पर बनता है। फेरल कोश की उत्पत्ति होती है उपध्रुवीय निम्न वैदव क्षेत्र में होती है, ठीक है। यहाँ पर उपध्रुवीय और यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न वैदव क्षेत्र पाया जाएगा, ठीक है। तो फेरल कोश की उत्पत्ति यहाँ पर होगी। तो यहाँ से पवन ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर उठने का ये पवन नीचे आएगी और ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। तो ये पवन ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर उठने के कारण ये पवन फिर जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है उसके कारण ये पवन आगे की ओर आएंगी, यानी ऊपर से चलते नीचे आएंगी। नीचे आने का इनमें आर्द्रता आएगी, आर्द्रता आने का ये नीचे बैठेंगी। जब यहाँ पर नीचे बैठेंगे वहाँ पर हाई प्रेशर बना देंगी। हाई प्रेशर बनाने के बाद यहाँ पे लो प्रेशर था, तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन चलेगी, लेकिन ये पवन सीधे ना जाकर के हल्का सा राइट टर्न हो जाएंगे। तो इसका अगर मुंह ऊपर की ओर मुंह इधर होने के कारण इसका राइट टर्न इधर हो जाएगा, तो ये पवन हल्का सा राइट टर्न हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर फेरल कोश बनता है, ठीक है। अब यही दक्षिण गोलार्ध के फेरल कोश की बात कर ले, कहाँ पर बनेगा, तो ये भी उपध्रुवीय निम्न वैदव क्षेत्र में बनेगा। तो यहाँ से पवन ऊपर की ओर उठ रही है, ऊपर उठने के कारण ये पवन ऊपर उठेगा और पृथ्वी के रोटेशन कारण ये पवन से झटका उत्पन्न होगा, इसको कोरियोलिस बल कहते हैं। उससे ये पवन ऊपर की ओर चलेगी, ऊपर चलने के कारण जब पवन ऊपर चलेगी तो उसमें आर्द्रता आ जाएगी, आर्द्रता आने के कारण ये पवन भारी होकर के नीचे बैठेंगी। यहाँ पर नीचे बैठेंगे वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। और जब पवन हाई प्रेशर स्लो प्रेशर तक चलती है, तो यहाँ पर जब लो प्रेशर था पवन गर्म होकर के ऊपर की ओर उड़ गई, तो यहाँ पर तो कोई पवन नहीं रही, जिसके कारण यहाँ से हाई प्रेशर से पवन नीचे की ओर आएगी, लो प्रेशर की तरफ आएगी। तो यहाँ पर एक फेरल कोश का निर्माण करेगी। 4 पवनों को मिला करके एक कोश का निर्माण होता है, इसको हम लोग फेरल कोश कहते हैं। अब यही सेम कोश हम लोग को ध्रुवों पर देखने को मिलता है, यानी कि पोल पर देखने को मिलता है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ पर, इसकी उत्पत्ति भी सेम यानी कि उपध्रुवीय निम्न वैदव क्षेत्र में होगी। तो ये पवन ऊपर की ओर उठेगी, तो उत्तरी गोलार्ध के समझें तो पोलर कोश के बारे में, तो ये ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के कारण ये ऊपर चलेगी। अब जब इनमें आर्द्रता आ जाएगी, आर्द्रता आने के कारण ये पवन नीचे बैठेगी, तो ये पोल के आसपास का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर पवन नीचे आएगी, तो वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर बनने के कारण ये पवन हाई प्रेशर से यानी कि ध्रुव से उपध्रुव की तरफ आएंगी, तो यहाँ से पवन सीधी ना करके हल्का सा राइट टर्न हो जाएंगे। फेरल ने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध की जो पवनें होती है हल्का सा राइट टर्न हो जाती हैं, तो ये पवन राइट टर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर इन 4 पवनों मिलाकर के एक कोश बनेगा, यानी कि पवन ऊपर उठ रहे, ऊपर उठने का फिर ऊपर पर चल रही है, फिर आर्द्रता आने का नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो हाई प्रेशर बन जाएगा। हाई प्रेशर बनने का यहाँ से पवन गर्म होकर ऊपर उठी, तो यहाँ पर तो कोई प्रेशर नहीं रहा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक पवन चलेगा। और ये जो हाई प्रेशर स्लो प्रेशर तक पवन चलती है इनको हम लोग धरातली पवन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व पवन चलती है और यहाँ पर पछुआ पवन और यहाँ पर व्यापारी पवन चलती है। अब हम लोग दक्षिण गोलार्ध की ध्रुवीय कोश की बात करें तो इसकी उत्पत्ति भी उपध्रुवीय निम्न वैदव क्षेत्र में होती है। ये उपध्रुवीय निम्न वैदव क्षेत्र कहाँ पर पाया जाएगा, 60 से 65 डिग्री पर पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ से पवन ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर उठने का ये कोरियोलिस बल यानी कि पृथ्वी घूर्णन गति के कारण इन आगे की ओर बढ़े, आगे बढ़ने के कारण ये 90 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों पे गिरे, नीचे आएगी ना जहाँ पर हाई प्रेशर बना देगी, इसके कारण ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक पवन चलेगी। तो हाई प्रेशर स्लो प्रेशर और इसी को हम लोग धरातली पवन कहते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पर हेडली कोश है, दूसरे नंबर पर फेरल कोश है और तीसरे नंबर पर पोलर कोश यानी कि ध्रुवीय कोश है, ठीक है। और यहीं पे पहला दूसरा तीसरा यानी कि हेडली कोश, फेरल कोश और पोलर कोश यानी कि ध्रुवीय कोश है, ठीक है। तो ये था
ये था सेल्स यानी कि कोशों के बारे में, इनकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है। तो एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि ये कोश कहाँ पर बनते हैं और इनकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है। ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने समझाया। तो ये जो एक कोश की उत्पत्ति होती है, जो एक कोश बनता है उसकी उत्पत्ति निम्न वायुदाब क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर में होती है। तो लो प्रेशर यहाँ यानी कि यहाँ पर आपको कमेंट बताना है कि ए पॉइंट पर कौन सा प्रेशर होगा और बी पॉइंट पर कौन सा प्रेशर होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, यहाँ से पवन गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ रही है। जब पवन ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ पर कोई पवन नहीं रहेगी, तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर बनेगा आपको बताना है। फिर पवन ऊपर की ओर चलेगी, जब ऊपर चलेगी तो क्यों चलती है पवन ऊपर की ओर, सतह से ऊपर पर चलेगी, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है यानी कि रोटेशन कर रही है। उसके कारण एक झटका यानी कि एक झटका उत्पन्न होता है, इसको हम लोग कोरियोलिस बल कहते हैं। फिर ये पवन नीचे आएगी, आर्द्रता आने के कारण जब पवन ऊपर चलेगी उसमें आर्द्रता आ जाएगी। आर्द्रता पे ये पवन नीचे की ओर बैठेगी, तो जहाँ पर बैठेगी जहाँ पर बैठेगी क्योंकि वहाँ पर पहले से पवन है, और पवन ऊपर आकर के बैठेगी तो वहाँ पर कौन सा प्रेशर बनेगा वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बी पॉइंट पर कौन सा प्रेशर और ए पॉइंट पर कौन सा। अब जब पवन जब यहाँ पर बैठेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर पवन लो प्रेशर तरफ चलेगी, क्योंकि यहाँ पहले से कोई पवन नहीं थी, तो हाई प्रेशर स्लो प्रेशर पवन चलेगी। और यही जो पवन नीचे सतह पर चलती है वही हम लोग को महसूस होती है, और उसको हम लोग धरातली पवन के नाम से जानते हैं। यानी जो व्यापारिक और पछुआ पूर्व पवनें चलती हैं उसको हम लोग धरातली पवन के नाम से जानते हैं। तो एक कोश में कितनी पवनें होती हैं, तो 4 पवनें होती हैं, धरातली पवन, उठती पवन, ऊपरी पवन और बैठती पवन। तो ये उठती पवन हो गई, ये ऊपरी पवन, ये बैठती पवन और ये धरातली पवन हो गई। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पर कितने कोश पाए जाते हैं, तो 3 कोश पाए जाते हैं, हेडली कोश, फेरल कोश और ध्रुवीय कोश, जिसको पोलर सेल के नाम से जाना जाता है। तो हेडली कोश कहाँ पर पाया जाता है, व्यापारिक पेटी पर पाया जाता है। फेरल कोश कहाँ पर, पश्चिम पवनों की पेटी पर पाया जाता है, और ध्रुवीय कोश पूर्व पवनों की पेटी पर पाया जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर पर कौन सा सेल है, तो हेडली सेल है, 1 नंबर पर हेडली सेल है। 2 नंबर पर हमारे पास फेरल सेल आ जाएगा, और 3 नंबर पर पोलर सेल यानी कि ध्रुवीय कोश आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ पर, लो प्रेशर पर होगी। ठीक है, हेडली कोश की उत्पत्ति कहाँ पर होगी, तो भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब क्षेत्र में होगी। और जो फेरल कोश है और ध्रुवीय कोश यानी कि पोलर सेल है, उसकी उत्पत्ति कहाँ पर होगी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में होगी। अगर आपने प्रेशर बेल्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने बताया कि उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कहाँ पर होता है, उच्च वायुदाब कहाँ पर होता है। तो आप लोग वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको तो जल्द ही जो एटमॉस्फेरिक सेल्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो में एटमॉस्फेरिक सेल्स के बारे में जानने को मिला होगा कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ पर बनते हैं और किन पवनों के द्वारा ये बनाए जाते हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसमें हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम यानी कि जेट धाराओं के बारे में। ये जेट धाराएं क्या होती हैं, ये कैसे चलती हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।